ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा है। महिलाओं की सेहत के उपेक्षित प्रश्न। महिलाओं की स्थितियों को लेकर भी खूब चर्चाएं होती रहती हैं। आज भी आप देखिए, हमारे समाज में भेदभाव भी होता रहता है। तो दुनिया भर में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान ने असाध्य कही जाने वाली कई बीमारियों पर काबू पा लिया। औसत आयु बढ़ी है और तकनीक ने इलाज को पहले से कहीं अधिक आधुनिक और आसान बना दिया। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं पहले की तुलना में दीर्घायु जीवन जी रही हैं। मगर यह भी सच्चाई है कि लंबी उम्र के बावजूद महिलाओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों महिलाएं आज भी ऐसी जिंदगी जी रही हैं और जिसमें दर्द है, उपेक्षा है, गलत इलाज है और एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है जो अब भी पुरुष शरीर को मानक मानकर चलती है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति होने के बावजूद महिलाओं के लिए समान और संवेदनशील इलाज अब भी एक चुनौती है। विश्व में महिलाओं की औसत आयु लगभग 73.8 वर्ष है, जो पुरुषों की औसत आयु करीब 68.4 वर्ष से अधिक है। फिर भी उनके जीवन का लगभग 25% से अधिक समय खराब सेहत के साथ गुजरता है। यानी महिलाएं लंबे समय तक पुरानी बीमारियों और लगातार पीड़ा से त्रस्त रहती हैं। वे कई बार बिना इलाज या गलत निदान से भी जूझती हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सवाल है कि आखिर महिलाओं के लिए अनुकूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? क्यों महिलाओं और पुरुषों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं विकसित नहीं की जा रही हैं? और अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाशें तो इस स्थिति के पीछे पित्त सत्तात्मक सोच है, और जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इससे बच नहीं पा रही हैं। वे लगातार चिकित्सा पूर्वाग्रहों का सामना भी करती हैं। कई बार उनकी पीड़ा को भावनात्मक और हार्मोन संबंधी या फिर सामान्य कहकर टाल दिया जाता है। यही कारण है कि महिलाओं की सेहत का सवाल अब केवल चिकित्सा का विषय नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का सवाल भी बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अनेक संरचनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर नहीं बनाई गई हैं। इसे केवल अस्पतालों की कमी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जिसमें पुरुष शरीर को सामान्य और महिला शरीर को विशेष परिस्थिति मान लिया जाता है। दुनिया भर में हृदय रोग महिलाओं की मौत की सबसे बड़ी वजहों में शामिल हैं, लेकिन दिल के दौरे के जिन सामान्य लक्षणों को चिकित्सा जगत लंबे समय से पहचानता रहा है, वे अधिकतर पुरुषों के अनुभव पर आधारित रहे हैं। महिलाओं में दिल की बीमारी के संकेत कई बार अलग अलग रूप में सामने आते हैं। अत्यधिक थकान, मितली, सांस फूलना, पीठ या फिर जबड़े में दर्द जैसे लक्षणों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यही वजह है कि महिलाओं में हृदय रोग का पता अक्सर देर से चलता है और दिल का दौरा पड़ने के बाद महिलाओं में मृत्यु का खतरा पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। और कई मामलों में उनकी शिकायतों को सामान्य मानकर अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है, और जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी तरह महामारी और माइग्रेन, हार्मोन असंतुलन और रजोनिविटी जैसी समस्याओं को अक्सर सामान्य कहकर टाल दिया जाता है। लाखों महिलाएं वर्षों तक दर्द सहती रहती हैं और इस शाब्दिक कारण कई बार उनकी गंभीर बीमारियां छिपी रह जाती हैं। अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में मातृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। गर्भावस्था, प्रसव और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में सुधार भी हुआ है। जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसी पहलों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है।
देखिए, जब आप लोग सुधार के लिख रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में लिख रहे हैं, तो ये आप लोग इन योजनाओं का उल्लेख जरूर किया करिएगा। लेकिन समस्या है कि महिला स्वास्थ्य को अब भी मातृत्व तक सीमित कर दिया गया, जबकि एक महिला की पहचान केवल मां के रूप में ही नहीं होती है। किशोरावस्था, कामकाजी जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और रजोनिविटी से जुड़ी उनकी जरूरतों पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। द लासेंट में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हालांकि हाल के वर्षों में सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग करीब 2.5 लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और पेशों से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुई। इससे स्पष्ट है कि आज भी अनेक देशों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मातृत्व महिलाओं के लिए जोखिम भरा है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023 में देश में करीब 24,700 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और पेशों से संबंधित कारणों से हुई है। मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। घरेलू दबाव, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, सामाजिक उपेक्षा और लगातार श्रम उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी बड़ी संख्या में महिलाएं अवसाद, चिंता और मानसिक थकान का इलाज नहीं करा पाती हैं। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच भी है। महिलाओं की तकलीफ को अक्सर कमजोरी, ज्यादा सोचने की आदत या घरेलू चिंता कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांव में स्थिति और जटिल है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी, महिला चिकित्सकों की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संकोच मिलकर महिलाओं के लिए इलाज को कठिन बना देते हैं। कई परिवारों में पुरुष सदस्यों की बीमारी को लेकर ही चिंता की जाती है, जबकि महिलाएं तब तक इलाज नहीं कराती जब तक कि स्थिति गंभीर ना हो जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से बार बार यह बात सामने आई कि देश में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया और कुपोषण की शिकार हैं। ऐसे में हालात बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। विद्यालय स्तर पर किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति के बारे में जरूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। महामारी और प्रजनन स्वास्थ्य को शर्म के बजाय जब सामान्य स्वास्थ्य की तरह देखा जाए तभी स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए संवेदनशील नीतियां बनानी होगी। वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में अधिक महत्व देना होगा, क्योंकि अक्सर उनकी समस्याओं को उम्र का असर कहकर टाल दिया जाता है। हमें यह समझना होगा कि महिला स्वास्थ्य केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। एक अस्वस्थ महिला का असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। अगर महिलाएं लगातार बीमार, थकान और मानसिक दबाव में जी रही हो तो उसका प्रभाव अगली पीढ़ी तक जाता है। बीमार और थकी हुई महिलाओं के सहारे कोई समाज लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। भारत ने स्वास्थ्य हित में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन असली प्रगति तभी मानी जाएगी जब महिलाएं केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि सम्मानजनक, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकेंगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। दूसरा, सूर्योदय। ये मानवीय जीवन के पारंपरिक नजरिए में सेवानिवृत्ति को अक्सर एक पूर्ण विराम के रूप में देखा जाता है। दशकों की मेहनत के बाद समाज इसे एक अंतिम विदाई मान लेता है। हमें बचपन से ही यह मानने की आदत डाल दी गई कि 60 साल के बाद का समय केवल शारीरिक गिरावट और घर के एकांत में सिमटने का काल है। हालांकि जागरूक लोगों के लिए सेवानिवृत्ति का एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक अल्प विराम सिद्ध हो रही है। यह केवल आराम का समय नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास और समय के प्रति एक नए योगदान का महत्वपूर्ण अवसर है। समय का यही नया उपयोग हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। सेवानिवृत्ति हमें वह कीमती उपहार देती है जिससे हमने अपनी रोजी रोटी कमाने, आजीविका की दौड़ में कुर्बान कर दिया था। समय की आज़ादी। अब मस्तिष्क उन सपनों को जीने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें हमने बरसों से दबा रखा था। यह वह जादुई पल है जब इकट्ठा की गई सफलता को सही अर्थों में सार्थकता में बदला जा सकता है। आज वरिष्ठ नागरिक समाज के साथ अपने जुड़ाव की नई परिभाषाएं लिख रहे हैं और भी यह साबित कर रहे हैं कि हमारे भीतर का परिवर्तन लाने वाला इंसान कभी सोता नहीं है। यह अपनी मूल पहचान को फिर से जीवित करने का एक सशक्त मार्ग है। इस जीवन शैली को अपनाने वाले बुजुर्ग पूरे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं। जब एक सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सामाजिक कार्य का नेतृत्व करता है तो वह अपने दशकों के अनुभव को समाज को सौंप रहा होता है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के 72 वर्षीय सेल्वामणि ने सेवानिवृत्ति होने के एक दशक बाद खुद को बेचैन पाया और उनके मन में तकनीकी शिक्षा हासिल करने की पुरानी इच्छा थी। उसे उन्होंने जिंदा रखा। आज वे एक छात्र की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।
घर से कॉलेज के लिए रोज 50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनका संघर्ष केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। घर से निकलने से पहले वे रसोई के काम निपटाते हैं और अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी करते हैं। कॉलेज में छात्र उन्हें प्यार से दादाजी बुलाते हैं। वे सिखाते हैं भली ही शरीर की आयु बढ़ जाए, लेकिन लक्ष्य सामने हो तो चेतना हमेशा युवा रहती। इसी प्रकार सक्रियता का जज्बा केरल की कात्यायनी अम्मा में भी दिखा, जिन्होंने 96 वर्ष की आयु में साक्षरता अभियान में 98% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी सफलता ने उसे उस पुरानी सोच को तोड़ दिया कि बुजुर्ग नई चीजें नहीं सीख सकते। इसके अलावा बीडी गरवारे ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने अनुभव को शिक्षा और समाज की सेवा की ओर मोड़ दिया। शारीरिक रूप से दुरुस्त और सेहतमंद रहने के प्रति भी नजरिया बदल रहा है। गुजरात की एक डॉक्टर भगवती ओझा 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी तैराकी और साइकिल चालन में स्वर्ण पदक जीतती रही हैं। उनका जीवन सिद्ध करता है कि सक्रियता एक साधन है जिसमें मन के साथ शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। बुजुर्गों की सक्रियता केवल शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करती है। वे युवाओं के लिए परामर्शदाता बनकर उन्हें उन गलतियों से बचा सकते हैं जो अक्सर अनुभव की कमी के कारण होती हैं। यह एक वैश्विक लहर है। आधुनिक न्यूरो साइंस यानी कि मस्तिष्क विज्ञान भी कहता है कि हमारे मस्तिष्क स्थिर नहीं है। कुछ नया सीखने से मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होती हैं और नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। इसे न्यूरो प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क का लचीलापन कहते हैं, जो भूलने की बीमारी अल्जाइमर जैसी समस्याओं से लड़ने में एक ढाल की तरह काम करती है। खुद को बौद्धिक रूप से व्यस्त रखना इन समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह विज्ञान हमारे प्राचीन वानप्रस्थ दर्शन के साथ भी मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपने अनुभव को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता था। जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवार के युग में सक्रियता ही वह पुल है जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है। दादा दादी का अनुभव, पोते पोतियों की जिज्ञासा मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। युवाओं को भी समझना होगा कि अनुभव की गहराई के बिना ऊर्जा अक्सर दिशाहीन हो जाती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पेशेवर विदाई है, जीवन का संन्यास नहीं है। हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे मंच बनाने होंगे जहां वे अपनी पसंद के अनुसार योगदान दे सकें, चाहे वह शिक्षा हो, पर्यावरण हो या फिर सामुदायिक नेतृत्व। यह समाज के विकास की नई पटकथा लिखने जैसा होगा। कहने का आशय यह है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि एक दूसरे सूर्योदय की शुरुआत है। यह वह समय है जब हम अपनी आत्मा के छिपे हुए रंगों को फिर से दुनिया के सामने ला सकते हैं। हम वह सब कर सकते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी अधूरा रह गया था। स्पष्ट संदेश है कि केवल कैलेंडर की तारीखों के साथ बिड नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान और कर्म के गौरव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अनुभव वह अद्वितीय पूंजी है जो बांटने से अनंत गुना बढ़ती है और निरंतर सक्रिय रहने से कुंदन की तरह चमकती रहती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पद से मुक्ति है, हमारे सामर्थ्य से नहीं। यह समय अपनी सार्थकता को नए आयाम देने का है। ज्ञान के दूसरे सूर्योदय का स्वागत पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं ऐसा मान लिया जाता है कि अब बस जिंदगी जी ली, खत्म है सब। आप लोग बताइए। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इन्हें देखना हुआ कर तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए बेलगाम अपराध। उत्तर प्रदेश में हाल में हत्या की कई घटनाओं ने साफ किया कि अपराध पर काबू करने के सरकारी दावों के बरकस हकीकत क्या है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य की सरकार और पुलिस बेफिक्र है और दूसरी ओर अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बेवजह नहीं कि हत्या की लगातार कई वारदात के बाद विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। दरअसल बीते कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में एशियाई खेलों के लिए चुने गए एक पैरा एथलीट और एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी महिला खिलाड़ी सहित हत्या की अन्य घटनाओं के बाद सरकार इस बात के लिए आलोचना के कटघरे में है कि क्या राज्य की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल में पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं की वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भीतर काफी नाराजगी दिखी।
गई। उन्होंने ज्यादा अपराध दर वाले जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। सवाल है कि क्या केवल सख्ती के दावे और हिदायतों के दम पर राज्य में आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर काबू पाया जा सकता है? अगर ऐसा संभव हो पाता तो आज राज्य सरकार जघन्य अपराधों में तेज बढ़ोतरी के लिए खुद को आलोचना के घेरे में खड़ी नहीं पाती। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भाजपा का वादा यही था कि वह राज्य को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराएगी। अपराधियों पर काबू पाने के मकसद से की गई कुछ फौरी सख्ती और कार्रवाइयों से ऐसा लगा भी, मगर हत्या अन्य किसी जघन्य अपराध के आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के कुछ मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठे। आज एक समानांतर सच यह भी है कि आपराधिक मानसिकता के लोग बेधड़क सामान्य से लेकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और अपराध के खात्मे का दावा करने वाली सरकार अपराधियों को रोक पाने में नाकाम दिख रही है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया? अपराध के बेलगाम होते जाने के बीच अब ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिनमें हत्या की वजह हैरान कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या सिर्फ 3600 रुपये के उधार की वजह से कर दी गई। इस घटना में भी पहला सवाल यही कि आरोपी के भीतर आके पुलिस और कानूनी कार्रवाई पर कोई खौफ नहीं था। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने लिए 3-4 हजार रुपए को इतनी बड़ी रकम कैसे मान लेता है कि वह उसके लिए किसी की हत्या कर दे? उत्तर प्रदेश की इस घटना के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जिनमें 2, 4 या फिर 500 रुपये जैसी मामूली रकम के लिए किसी की जान ले ली जाती है। क्या देश में यह एक नई तस्वीर बन रही है कि आर्थिक असुरक्षा और बदहाली की स्थिति लोगों के मनोविज्ञान पर गहरा घातक असर डाल रही है? जाहिर है कि आदतन या सुविधा से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ साथ सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों के जघन्य अपराधों को अंजाम देने की परिस्थितियों और वजहों पर विचार करना वक्त की जरूरत है। बिना जड़ पर प्रहार किए अपराध पर पूरी तरह काबू पाना एक चुनौती बनी रहेगी। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाधित शांति। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की उम्मीद बनती है और फिर टूट जाती है। यह स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से ही जारी है। पिछले 3 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन जब शांति वार्ता की बात आती है तो आमने सामने और दूरगामी स्थितियों को ध्यान में रखकर संवाद करने की जरूरत नहीं समझी जाती। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंच रही है, तो इसे समझने की जरूरत है। दोनों पक्ष जिस तरह अपनी शर्तों पर अड़े उससे वैश्विक शांति को तो खतरा है ही, दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है। गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित कर दी। उसने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह कदम उठाया। यह निराशाजनक ही है कि एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाने की बात की जाती है, फिर अचानक हमले की स्थिति पैदा कर दी जाती है। पिछले सप्ताह के आखिर में भी अमेरिका ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर बमबारी की थी। इसके अलावा लेबनान पर इजरायल के लगातार हमले से ईरान नाराज है। वह चाहता है कि ये हमले रोक दिए जाए। एक तो दोनों में भरोसे की कमी है, कब क्या करने लग जाएं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि यह मुद्दा युद्ध विराम की मुख्य शर्तों में शामिल है, मगर सवाल है कि अमेरिका युद्ध विराम को ताक पर रखकर खुद को या इजरायल को हमले करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें दोहराई नहीं कि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से कूटनीतिक पहल करते तो शांति का कोई रास्ता निकल सकता था, मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती है उसमें दबाव बढ़ाने के साथ रणनीतिक शर्तें जोड़ दी जाती हैं। इसमें संवाद के पुल गिर जाते हैं। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग पर अपना दबदबा बढ़ाने, उसे सख्ती से बंद करने का संकेत दिया है। समझौते की कवायद कई दिनों से चल रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा। तो आखिर इसकी वजह क्या है? स्पष्ट है कि एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। बेहतर हो कि अमेरिका और ईरान स्थायी युद्ध विराम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सैन्य टकराव से आखिरकार कोई समस्या हल नहीं होती है। और एक और आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आदत क्या है ना, कि वो हर समझौता अपनी शर्तों पे चाहते हैं, डराते धमकाते भी हैं। जब समझौता की बात चल रही है तो आप किसी को मारते जाएंगे, वो समझौता कैसे वो कर सकता है? ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, दक्षिण कोरिया, जापान, ये रूस है, यूक्रेन है, ये पाकिस्तान है, ये है ईरान, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, यहीं आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा।
ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक और आप देखेंगे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में अशांति फैला के रख दी, क्योंकि आप देखिए ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से भारत में देख लीजिए तेल गैस की तो किल्लत पड़ रही है ना, महंगा भी मिलने लगा है। और दुनिया भर में ये आप देखते हैं आयात निर्यात रुक गया ना यहाँ से, जो जहाज जाते थे हॉर्मुज जलमार्ग से। और इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।